सर कोषांग का भी लगभग व्यवस्था हो गया है, तो पंचायत जातिगत जनगणना होने वाली जिससे कोषांग बन गया है, तो पंचायत चुनाव कब होंगे? पंचायत चुनाव अपने नियत समय पर होगा। ये जरूर मैं कहूँगा कि जातीय जनगणना जो हुआ है वो उसका टारगेट इसी 26 का दिया गया है। 26 लास्ट में 27 में निकालेंगे, बाकी विधानसभा का आपके प्रवक्ता जी ने क्या मैसेज? हमारे प्रवक्ता है, इन्होंने अपने वक्तव्य में उसको कहते हैं हमारी कोई संख्या नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो अब अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी ना। बैठे हुए हैं, क्या बड़ा मैसेज मिल रहा है? मैसेज क्या मिल रहा है? यह मंच है, जयंती का कार्यक्रम है, कनक पांडे जी मंच पर बैठे। जमीन से लेकर आसमान तक कार्यकर्ताओं की आवाज सुनाई दे रहा था, आपके आते ही आतिशबाजी भी होने लगी। देखिए क्या है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार हमारे पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के माननीय मंडल अध्यक्ष श्री सुनील राजभर जी के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती और भव्य महापूजन और महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था। तो उसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हुआ था। यह जबरदस्त कार्यक्रम, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है और जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में एक जरूर बदलाव दिखता है, इस बार कुछ बड़ा कार्यक्रम था और ऐसा कार्यक्रम हमको लगता है कि प्रत्येक जगहों पर आयोजित हो रहा था, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम जो आज के डेट में था वो बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा। मैं इसके लिए अपने पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि सबके सहयोग से यह एक अच्छा कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती का कार्यक्रम हुआ। पहली चीज़। दूसरी बात यह कि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो लोग हम जैसे लोगों पर, हमारे कम्युनिटी पर, हमारे समाज पर जो लोग टिप्पणी किया करते थे, तब तक उन लोगों को राजभरों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या इतिहास के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता था, सुहेलदेव राजभर जी के बारे में कोई जानना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक किया गया, जब सब लोगों ने जय सुहेलदेव बोलना चालू किया, राजभरों को लोग जानना चालू किए, पार्टी आगे बढ़ी, जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ना चालू किया वैसे लोगों में जागरूकता भी आई और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की स्वीकारता भी बढ़ती चली गई। तो यह निरंतर कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि जो लोग भी ऐसे लोग हैं वह कार्यक्रम में आकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूजन अर्चन करें, इसके साथ साथ उनके इतिहास के बारे में जानें, क्योंकि कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता है उसका कोई विकास नहीं होता है। अब हमारा इतिहास हमारे पास आ गया है, अब हमारा विकास भी होगा और वो चीज़ें दिख भी रही हैं। काफी लंबा समय बाद इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या इसे 2027 के चुनाव को जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, देखिए चुनाव से हम लोग जो है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव कब आ जाता है कब चला जाता है हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। हम लोग यह समझते हैं कि चुनाव एक पर्व की तरह है, जैसे दीपावली है, होली है, हम लोग छठ है, हम लोग सोचते हैं पर्व आ गया है। और हम लोग तो हमेशा हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग नेता आदमी नहीं है, क्योंकि नेता हो जिस दिन हम नेता हो जाएंगे फिर हमारे बेचारे कार्यकर्ता जो है हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। चुनाव आता रहता है, जाता रहता है। रही बात लंबे समय की, तो यह एक आयोजन है, एक प्रयोजन है, इसका एक उचित समय होता है। बसंत पंचमी के दिन राजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म हुआ था अंबेडकर नगर के सुरहुरपुर में, वहीं पर शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान भी उनको वहीं पर प्राप्त हुआ था, तो ये एक उचित टाइम भी है। बाकी समय समय पर हम बांसुरी क्षेत्र में आते रहते हैं, जहाँ भी ट्रेजेडी होती है, शादी विवाह, कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है, तो मैं जरूर आता हूँ, आकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मिलता भी हूँ और जनता से मिलने का काम करता हूँ। उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उसका निस्तारण भी करता रहता हूँ। काफी हंगामा चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ी सी तो दिक्कतें हुई हैं। अब साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं, शंकराचार्य पर टिप्पणी करना या तमाम तरह की चीज़ें और कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए थी। सबको सम्मान है प्रयागराज में जाने का, सबको अधिकार है वहां जा कर के संगम में डुबकी लगाने का, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। आज जिस चीज़ के लिए महासंग्राम होना चाहिए था उसके लिए नहीं हो पा रहा है। विपक्ष भी शांत बैठा हुआ है, क्योंकि सत्ता का हमेशा जो विपक्ष होता है वो आईना का स्वरूप होता है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोग शांति से बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, इससे जनता का नुकसान हो रहा है, युवाओं का नुकसान हो रहा है, महिलाओं का नुकसान हो रहा है। हम जैसे लोग बार बार आवाज बुलंद करते हैं, लोगों के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं, और जब हमने आवाज बुलंद किया है तब हमारे युवाओं की सुनी गई है, महिलाओं की सुनी गई है, बच्चियों की सुनी गई है, गरीबों की सुनी गई है। सर कोषांग का भी लगभग व्यवस्था हो गया है, तो पंचायत जातिगत जनगणना होने
वाले जिसेल कोसांग बन गया है। तो पंचायत चुनाव कब होंगे? पंचायत चुनाव अपने नियत समय पर होगा। ये जरूर मैं कहूँगा कि जातीय जनगणना जो हुआ है वो उसका टारगेट इसी 26 का दिया गया है। 26 लास्ट में जातीय जनगणना पूरा हो जाएगा। देखिए, जातीय जनगणना के बाद जो हम लोगों का लक्ष्य है, जिस चीज़ पर हम लोगों की बातचीत हुई है, जातीय जनगणना के बाद ही हम आरक्षण में इजाफा भी दे पाएंगे और उसका वर्गीकरण भी कर पाएंगे। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है, वो बस इसी वजह से पड़ी हुई है कि माननीय कांशीराम साहब ने एक आवाज़ बुलंद किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या भारी कैसे दिखेगी? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक संख्या भारी नहीं दिखेगी। तो उसके अनुसार जो हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को आरक्षण को लेकर के जो फैसला दिया था कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो अब सबल हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, उनसे आरक्षण का लाभ वापस लिया जाए। उनको आरक्षण न दे करके बाकी वो जितने लोग हैं, जो संविधान भी कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण होना चाहिए और सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो कहीं न कहीं जातीय जनगणना के बाद इसकी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। मीडिया में कुछ रिपोर्ट चल रही है कि जय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सत्ता मिलने के बाद 40,000 करोड़ का धन अर्जित, और अरविंद राजभर कि बिना किसी पद पर रहे सरकारी संसाधन का यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आज हमारे पास 1,000 रुपये उनको भी दे देते हैं। आज मेरे पास, हम तो कह रहे हैं कम से कम। अब चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया। विपक्ष कहता था, माननीय अखिलेश यादव जी कहे थे कि हम भिखमंगा हैं। उन्होंने कहा था, अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि हम भिखमंगा हैं। इस भिखमंगे के पास 40,000 करोड़ रुपये आ गया है, तो उनको तकलीफ किस बात की है? 40,000 करोड़ रुपये मेरे पास है, 27 का चुनाव होना है, हमें अखिलेश यादव जी हमसे वार्तालाप कर लें, 40,000 में हम 10-20 हज़ार करोड़ रुपये हमको दे देते हैं, चुनाव लड़ें। तो मीडिया किस बेस पर इस तरीके का आरोप लगाए? देखिए, ये हमारी छवि को धूमिल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं आपको लेटेस्ट घटना बताता हूँ। कल रात को हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बहन की शादी थी, बनारस गया हुआ था। करीब मैं 11 बजे तक मैं वहीं पर था। मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार की साजिशें रची जाती हैं मेरे साथ, जैसे मैं बलिया में हूँ। अभी मैं रात को जब वहाँ था, मैं कार्यक्रम में लगभग 3.5 घंटा में था। किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो मैं वहाँ से निकला। हजारों युवा साथी भी वहाँ पर थे। सब लोगों के साथ जब मैं निकला तो वहाँ करीब 8 से 10 की संख्या में अराजक तत्व, तमाम लोग दारू और पी करके सीधे हमारे ऊपर हमला बोल दिए। मैं एक मीडिया बाइट हो रही थी यूजीसी के प्रकरण पर, मीडिया बाइट हुई। मैं यूजीसी के बारे में बता रहा था मीडिया को कि मैंने क्या डिमांड किया था और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है। उसी बीच में तब तक वो 5-7 लड़के आकर के हमला बोलते हैं। हमारी सुरक्षा के द्वारा बीच बचाव किया जाता है। जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, मारपीट भी हो जाती है। प्रशासन को अवगत भी कराया गया था कि भाई इन सब चीज़ों से देखिएगा, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अगर हमारी सुरक्षा में फोर्स लगती है और गाड़ियां चलती हैं, अगर इससे किसी को आपत्ति है तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरी हत्या कराने का काम वो लोग कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग किए हुए हैं। और यह चीजें नई नहीं है। 8 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका। मैं बांसडी में बैठा हुआ हूं, बांसडी के मनियर में मेरे ऊपर हमला हुआ था। और मेरी सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से आज देश की राजनीति में अरविंद राजभर अपने मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से, बाबूजी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से आज पूरे देश की राजनीति में हम अपना स्थान बनाए हुए हैं, इससे तमाम विरोधी, जो राजनीतिक विरोधी हैं, वह लोग चाहते हैं कि मैं रास्ते से हटूं। इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 1-2 घटना नहीं, 8-8 घटना ऐसी हुई है। तो क्या सरकार हमको सुरक्षा नहीं देगी? क्या मेरी हत्या हो जाए? और अगर हो भी जाती है तो फिर ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, जो सही रास्ते पर नहीं हैं, जिनकी शिक्षा की बात कोई नहीं करता, जिनके रोजगार की बात नहीं करता, जिनके न्याय की बात नहीं करता, वो कौन करेगा भाई? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो 8 बार हमला हुआ। और आज जब सरकार हमें प्रोटेक्शन दे रही है, वो कह रही है कि भाई आप आगे बढ़िए, आपके साथ सुरक्षा रहेगी, तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे सुरक्षा से तकलीफ है तो अखिलेश यादव की सारी सुरक्षा हटा दी जाए। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, यूजीसी जब लागू हुआ था तो प्रदेश में पूरा हंगामा मचा हुआ था, तमाम मीडियाबाजी भी हुई थी। तमाम लोगों ने हमसे पूछा भी था कि भाई यूजीसी को क्या आप समर्थन करते हैं? हमने कहा 100% करता हूं। लेकिन समर्थन के साथ साथ उसमें जो विसंगतियां थी, मैं उस पर भी चर्चा किया था कि विसंगतियों को दूर किया जाए। हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि आप भेदभाव करिए, हमारा संविधान नहीं कहता है कि आप पक्षपात करिए। हमारा संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय सबके साथ होना चाहिए। अगर आप उसमें व्यवस्था लाए
कि ओबीसी एससी एसटी की बात सुनी जाएगी, उनको हरास किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा तो उनकी बात यूजीसी सुनेगी। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे भाई? उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके साथ जब भेदभाव होगा तो वो कहाँ जाएंगे? मैंने यह बात मीडिया में बोला था, मैंने लखनऊ में भी यह बात बोला था और यह बात मीडिया पर प्रसारित भी हुआ था और मैंने कहा था कि इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है और यूजीसी बिल बनाया है तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान गवाही नहीं देता है। देखिए, लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जो यूजीसी बिल है उस पर रोक लगाते हैं, इसकी फिर से समीक्षा होगी और सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, तब जाकर के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको रोका गया। तो कहीं ना कहीं आज इस देश में, इस प्रदेश में, मैं तो बार बार कहता हूं युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है क्योंकि युवा आज जो दिग्भ्रमित हैं इन नेताओं के चक्कर में, जो लोग अपने पीछे पीछे ले जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने का काम करते हैं, आप भीड़ इकट्ठा करके अपनी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। मैं बार बार अनुरोध करता हूं, मंचों से भी कहता हूं कि जब तक राजनीति में आज देश का युवा नहीं इंटरफेयर करेगा तब तक देश की व्यवस्थाएं नहीं बदलने वाली हैं। इसलिए मैं अनुरोध हमेशा करता हूं कि आप आओ, राजनीति में भागीदारी लो, हिस्सेदारी लो। राजनीति की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को भी बनाने का काम कोई कर सकता है तो युवा कर सकता है। 17 को 30-27 में निकालेंगे बाकी विधानसभा का, आपके प्रवक्ता ने कहा, क्या मैसेज? हमारे प्रवक्ता है, इन्होंने अपने वक्तव्य में उसको बोला है 17 का 27 में तो बंदी में सही भी लग रहा है भाई, कार्यकर्ता हमारे हैं। अब 30 है आपके अंदर सर? अरे भाई, जो लोग कहते हैं हमारी कोई संख्या नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है तो अब अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी ना भाई। कनक पांडे जी साथ में बैठे हुए हैं, क्या बड़ा मैसेज मिल रहा है? मैसेज क्या मिल रहा है? यह मंच है, जयंती का कार्यक्रम है, कनक पांडे जी मंच पर बैठे हुए हैं गठबंधन के साथ और इसके साथ साथ एनडीए के हिस्सा हैं। तो अभी 22 तारीख को दिखाएंगे, देखिएगा कनक पांडे जी ने, बहुत लोग 22 तारीख को रहेंगे उस बड़े मंच पर। थैंक यू।